आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे फ्रेंड भी होते हैं एंड फो भी। फो मीन्स एनिमी, यानी कि जो हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। You have seen several kinds of plants and animals, however there are other living organisms around us which we normally cannot see. हम अपने आसपास कई तरह के प्लांट्स देखते हैं, कई तरह के एनिमल्स देखते हैं, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy seasons moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. जनरली होता है ना कि सर्दियों के टाइम पे बरसात के टाइम पे वो जब ब्रेड में हम रखते, ब्रेड को ऐसे रख देते हैं 2-3 दिन तक, तो उसमें क्या होता है, कुछ ग्रीन कलर का, ग्रेस कलर का कुछ उसमें माइक्रोब्स उसमें होते हैं ना, निकल के आ जाते हैं। तो वो माइक्रोब्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, पूरी ब्रेड को ख़राब कर देते हैं। जिन्हें हम लोग बोलते हैं ना, इसमें फफूंद लग गई है, तो माइक्रोब्स होते हैं, जिससे कि ब्रेड क्या होती है, स्वेलन हो जाती है, उसका कलर ग्रीनिश हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है। ठीक है, वो माइक्रोब्स की वजह से ही होता है। अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उसमें हमें माइक्रोब्स दिखाई देंगे, उसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट सम, अब इसमें एक एक्टिविटी है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल from the field in a beaker and add water it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. देखिए, अब हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, हमने एक मॉइस्ट सॉइल को लिया, यानी जिसमें थोड़ी सी नमी हो, उसको हम लेते हैं, उसको एक बीकर में डालते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं और उसको शेक करते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखते क्या है कि जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो तली में बैठ जाते हैं, उसके बीकर के बॉटम में बैठ जाते हैं, और कुछ पार्टिकल्स से उस पानी में, उसमें हमको घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो उनको ही क्या कहते हैं, उनको हम अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें कुछ दिखाई देता है कि कुछ पार्टिकल्स वाटर के अंदर क्या करें, उस पानी के अंदर उसमें घूम रहे हैं, पार्टिकल्स घूम रहे हैं। तो ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कि वैसे तो हमें वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखेंगे या माइक्रोस्कोप से अगर हम उसको देखते हैं तो हमें वो पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं उस वाटर के अंदर। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व दोस थ्रू द माइक्रोस्कोप। और हम इसको माइक्रोस्कोप में इसमें देखते हैं कि उस ड्रॉप ऑफ वाटर को हम उसमें से लेते हैं और माइक्रोस्कोप के स्लाइड पर रखते हैं, और फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसको देख सकते हैं। Do you find tiny organisms moving around? उसमें हमें क्या मिलता है, फिर माइक्रोस्कोप से देखने पे हमें उसमें क्या मिलता है, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कुछ नहीं होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं। ओके, दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, दो नॉट ऑल ऑफ देम fall into the category of microbes. तो उस सॉइल वाटर में क्या होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो क्या होते हैं, पूरे पानी में भरे हुए होते हैं, उसमें पानी में मिक्स हो जाता है, पानी में तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं। These माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोब्स are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with the magnifying glass. Other cannot be seen without the help of a microscope. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। जो ये माइक्रोब्स होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, उनको हम अनएडेड आई से, मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और इनमें से कुछ क्या होते हैं, जैसे फंगस के फॉर्म में होते हैं कि जो ब्रेड पे लगता है, ठीक है ना, जिसको हम मैग्नीफाइड ग्लास से देखते हैं तो दिखाई देता है, अदरवाइज़ हम उसको नहीं देख पाते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। अब मेन रीज़न उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करने का भी ये होता है कि वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको अनएडेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखते हैं, तो इसीलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो कौन कौन से आते हैं इसके ग्रुप में, बैक्टीरिया टाइप के होते हैं, फंगी टाइप के होते हैं, प्रोटोजोआ टाइप के होते हैं और एल्गी टाइप के होते हैं।
ओके। एक कैटेगरी और है इसमें, वायरसेस। अब देखिए बैक्टीरिया का, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया का शेप चाहिए, बैक्टीरिया इस तरह से दिखाई देते हैं। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको बैक्टीरिया का दिखाई देता है। और एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइरोगैरा का एग्जाम्पल आता है। और प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा और पैरामीशियम की बात आती है। ये बहुत पूछा जाता है, अमीबा और पैरामीशियम। आगे एग्ज़ाम्स में कभी इसका डायग्राम बनाने को भी आता है। और फंगी की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली ब्रेड मोल्ड की बात की जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके। वायरस की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। इस तरह से वायरस दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से। ओके, अब हम वायरस पे आते हैं। देखो, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक होते हैं वायरस भी, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो जो वायरस होते हैं वो कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं? होस्ट के ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी किसी चीज़ पर जब वो चले जाते हैं, जो उसका होस्ट होता है, जिसके अंदर वो डेवलप होते हैं, तो वो वहीं एक ही सेल्स के अंदर अपने होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो चाहे वो कोई प्लांट हो या एनिमल हो, किसी जानवर के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है ना। विच में बी बैक्टीरियम और प्लांट एनिमल। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन द फिगर, वो मैंने अभी आपको दिखा दिए थे। कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक, जैसे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कोल्ड हो जाना, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू हो जाना, एंड मोस्ट कफ हो जाना, कॉज्ड बाय वायरसेस, वायरस के थ्रू होता है। और सीरियस डिजीज़ेस भी होते हैं, जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारे किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआज। प्रोटोजोआ की वजह से हमें क्या होता है? जैसे डिसेंट्री, पेचिस हो जाना, मलेरिया, जैसे गंदे पानी में, रुके हुए पानी में ये प्रोटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं, ये डेवलप होते हैं उस जगह पे, ठीक है ना। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, यानी जिसको हम टीबी कहते हैं जनरली, ठीक है ना। तो टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल डिजीजेज़ हैं। हाँ, ये तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने 6th में भी पढ़ा है। अब आगे आते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड ऑफ वेरियस पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए यूज़ होता है, ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है, केक बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। तो जो अब देखिए, हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन क्या होता है? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, कई सालों से, मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? एल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट की साफ़ सफाई के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कैसे यूज़ होता है कि द ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, सब्जियों के छिलके हो गए, और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, यानी जो गाय का गोबर हो गया, इस तरह से, तो इन सभी को क्या करता है? ब्रोक डाउन करता है, ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस, जो हार्मफुल थिंग्स होती हैं, जैसे हार्मफुल चीज़ें होगी, जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह हो गया, गाय का गोबर हो गया, तो उन चीज़ों को स्मॉल यूनिट्स में ब्रोक करता है, और उसके बाद उसको क्या करता है? यूजेबल बनाता है, यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। एंड रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, और बैक्टीरिया किसके लिए यूज़ होता है? मेडिसिन्स के लिए यूज़ किया जाता है, दवाई बनाने के लिए यूज़ होता है। जनरली एग्रीकल्चर में हम इसको भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है? हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। कैसे? बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करके। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, हवा में जो नाइट्रोजन होती है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? हवा की उस नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स कर देता है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरियाज़ को हम नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। अभी अब आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यू हैव लर्नड इन द क्लास 7th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दैट मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड बाय बैक्टीरिया, कि दूध से दही किसकी वजह से बनती है? बैक्टीरिया की वजह से बनती है। आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर और नेक्स्ट डे। जनरली क्या होता है, घर में मम्मी क्या करती हैं? दही जमाने के लिए दूध को गर्म करेंगे, लेकिन उसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना, बिना जामन के दही नहीं जमेगी, तो दूध में थोड़ा सा जामन डालना पड़ता है। तो थोड़ी सी दही उसमें मिक्स करते हैं। 1 चम्मच दही भी अगर तुमने
एक कप दूध में या एक गिलास दूध में अगर एक चम्मच, आधा चम्मच दही या एक चम्मच दही भी मिला दिया तो वो क्या होता है, जम जाता है सुबह तक। तो क्यों? क्योंकि दही में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है, दही को जमाने का काम करता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दही में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड द बैक्टीरियम, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। जो दूध से दही बनने में जो मदद करता है उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, ये आपको याद रखना है। एंड प्रमोट द फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड, तो दूध से दही बनने की प्रोसेस किसकी वजह से होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। इट मल्टीप्लाइज द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, ये क्या करता है, मिल्क को मल्टीप्लाई कर देता है और उसको, यानी मल्टीप्लाई कर देता है मतलब ये अपने बैक्टीरियाज को मल्टीप्लाई कर देता है और दूध को दही में बदल देता है, ठीक। और ये इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ बनाने में यूज़ होता है, पिकल्स बनाने में यूज़ होता है, बहुत तरह के फूड आइटम्स में यूज़ होता है, जैसे कि इंग्रेडिएंट, जैसे रवा बनाने में, रवा जो सूजी का होता है, इडली बनाने के लिए उस रवा के लिए यूज़ होता है, भटूरा बनाने में यूज़ होता है, और दही बनाने में यूज़ होता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, ठीक है ना। उनके वो कहते हैं ना, खमीर के लिए रख देते हैं, जब जैसे वर्ल्ड यूज़ करते हैं ना जनरली कि डोसा बनाना है तो हम उसके मिक्स को खमीर के लिए रख देते हैं। तो वो खमीर क्या होता है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस ही होता है कि उससे क्या होता है, अच्छे से वो फर्मेंटेशन हो जाता है तो अच्छे से बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी है, टेक हाफ कप ऑफ फ्लोर, यानी मैदा लो, उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाओ और उसको अच्छे से घोल दो गर्म पानी के साथ, और ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट, और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिला लेते हैं, तो जिससे कि क्या होता है, हमारा जो डो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना, सॉफ्ट हो जाता है और वो थोड़ा सा स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है। तो जिससे, जैसे कि हम जनरली क्या बनाते हैं, भटूरा बनाने के लिए यूज़ करते हैं कि मैदा लेते हैं, उसमें वो यीस्ट पाउडर मिला लेते हैं और उसको गूँथ लेते हैं अच्छे से, और उसमें क्या होता है, हमारा वो जो मैदा होता है वो स्वैलन हो जाता है, तो बनने के लिए, भटूरा बनने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increases its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. तो इससे क्या होता है, जब हम ये किसी मैदे में या फ्लोर में क्या करते हैं, यीस्ट को मिक्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे उसमें बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। बबल्स बनते हैं तो क्या होता है, हमारा डो क्या हो जाता है, फूल जाता है, और उसका वॉल्यूमस हो जाता है, इंक्रीज वॉल्यूम, यानी डो हमारा फूल जाता है। और इसी तरह से हम किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं, हम यूज़ को बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में क्या क्या बेक होता है, ब्रेड बनते हैं, पेस्ट्रीज़ बनती है, केक्स बनते हैं, ठीक है, इसलिए इनको यूज़ करते हैं। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमर्शियल यानी इंडस्ट्रीज़ में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज़ फॉर द लार्ज स्केल्स प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एल्कोहल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एसिटिक एसिड बनाने के, एसिटिक एसिड यानी विनेगर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in the grains like barley, wheat, rice, crust, fruit juice and etc. इसमें इसका प्रोसेस क्या करते हैं, यीस्ट को हम क्या करते हैं, शुगर में मिक्स करते हैं, और शुगर के साथ फर्मेंटेशन करके इसको किस में मिक्स किया जाता है, वीट में मिक्स किया जाता है, फ्रूट जूस में मिलाते हैं, बार्ले में मिलाते हैं, है ना, वीट राइस में मिलाते हैं, तो इससे क्या होता है, अल्कोहल तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है, टेक अ 500 ml beaker filled up to 3/4 with water and dissolve it। एक बीकर में हम 5 ml वो लेंगे, बीकर फिल्ड अप, जिसमें क्या होता है 3/4 पानी होता है, और उसमें 2-3 बूंदें हम किसके डालते हैं, शुगर के डालते हैं, एंड आधा चम्मच हम उसमें यीस्ट पाउडर डाल देते हैं, और टू दिस उस शुगर सॉल्यूशन में फिर कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, एक गर्म जगह पे रख देते हैं 4-5 आवर्स, 4-5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, उसके बाद उस सॉल्यूशन की स्मेल देखते हैं। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। अब वो शुगर और एल्कोहल की जो स्मेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है,
अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है यीस्ट की वजह से, यानी शुगर, अल्कोहल में से शुगर की स्मेल हट जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, और ये प्रोसेस क्या होता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, नाउ एक साइंटिस्ट थे लुई पास्चर, जिन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था इन द ईयर ऑफ 1857 में। ये आपको याद होना चाहिए कि लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। ओके, एंड मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मेडिकल में किस तरह से यूज़ होता है इसका, वैन एवर यू फॉल इल, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस सच एज ऑफ पेनिसिलिन। जब भी हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, करते हैं हमें, जो सपोज़ हमें फ़ीवर हो गया है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एक तो हमें फ़ीवर की टैबलेट देंगे, लेकिन फ़ीवर के टैबलेट के साथ साथ हमें एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जैसे कि पेनिसिलिन होता है। तो ये सारे किससे बनते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर डेवलप हो रहा है, हमें फीवर हो रहा है, तो क्या होता है कि वो जो एंटीबायोटिक हमें दी जाती है वो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम करती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो उनकी ग्रोथ होनी कम हो जाती है और हमारी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आज के टाइम पे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, किससे, बैक्टीरिया से और फंगाई से। तो जैसे कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह से इनको हम बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। नाउ एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जिन्होंने किस पे वर्क ऑन कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द spores of a little green mold in one of his culture plates, and he observed that the presence of mold prevented the growth of the bacteria. In the fact it is called killed many of these bacteria from this, the mold penicillin was prepared. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, और उन्होंने देख ब्रेड पे एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि ब्रेड, जो मोल्ड ब्रेड है उस पे उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन बैक्टीरिया को क्या करें, किल कर रहे हैं। तो उन्होंने उससे पेनिसिलिन को तैयार किया था। नाउ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। जो जनरली हमें यही पता है कि एंटीबायोटिक्स किससे बनती हैं, फंगी से बनती हैं और बैक्टीरिया से बनती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिसीजेज। और किस लिए यूज़ होती हैं ये, अलग अलग तरह की बीमारियों में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक microbial infection of animals. They are also used to control many plant diseases. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस में यूज़ करते हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये हम लाइफ स्टॉक में जानवरों का जो खाना होता है हम उसमें भी उनको देते हैं मिक्स करके, जिससे कि क्या होता है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो और क्या हो, बैक्टीरिया से लड़ने की या बैक्टीरिया से लड़ने की उनकी बॉडी में क्या हो, ताकत हो, जिससे कि वो क्या है, उनकी बॉडी इस तरह से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे जिससे कि वो किसी बैक्टीरिया से फाइट कर सके। और प्लांट्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं कि प्लांट्स में भी कई तरह के डिजीज़ होती हैं, जैसे रस्ट हो जाता है, तो इस तरह के डिजीज़ से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये एक्टिविटी दी हुई है, ये बॉक्स में यहाँ पे यही लिखा है कि जब भी ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है कि अगर हम जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को ही दिखाएं और उनकी प्रिस्क्रिप्शन से ही हम एंटीबायोटिक्स को लें। कि कभी कभी क्या होता है कि हम एंटीबायोटिक्स को लेते हैं, लेकिन क्या होता है, हम ज़रूरत से ज़्यादा उसे ले लेते हैं कि कितना डोज उसका लेना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से क्या होता है कि जो हमारी बॉडीज़ में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं तो वो उनको भी किल कर देता है, तो जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए इसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब enters our body, the body produces antibiotics to fight the invader. The body is also remember how to fight the microbe it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies
द एंटीबॉडीज रिमेन्स द बॉडी एज द रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। देखो जब क्या होता है, डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स इन आवर बॉडी, जब डिजीज़ कैरी करने वाले माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। वो जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आए हैं उनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। और बॉडी को वो एंटीबॉडीज़ जो होती है, उन एंटीबॉडीज़ देखो क्या होती है, जब हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आता है या कोई माइक्रोब्स आते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज़ वो चीज़ होती है कि जो हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। ओके, और वो हमें किससे मिलती है, एंटीबायोटिक से। तो जनरली होता है ना कि वैक्सीनेशन की जाती है, बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि जिससे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, देखो क्या होता है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। वैक्सीन होती लगाते हैं हम जनरली छोटे बच्चों में लगाई जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चे का बिल्कुल क्या होता है, वो तभी इन्फेंट होता है, तभी दुनिया में आया होता है, उसको बाहर की बीमारियों का नहीं पता होता है कि कब कहाँ पे कौन सा इन्फेक्शन उसको हो जाए। तो उसकी बॉडी बिल्कुल क्लीन होती है, उसकी बॉडी में कोई माइक्रोब्स नहीं होते हैं। तो हम उसको जो वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं उनको इंजेक्शन के थ्रू, उस वैक्सीन के थ्रू उनको इंजेक्ट करते हैं ताकि उनकी बॉडी क्या करे, तो उन वीकेंड माइक्रोब से लड़ने के लिए क्या करे, तैयार रहे। तो उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स उनकी बॉडी में जाते हैं तो बॉडी इतना एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है कि वो अपने आप उनकी बॉडी क्या करती है, उन माइक्रोब से लड़ने के लिए तैयार होती है। जनरली कहते हैं ना कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क सेवरल डिजीजेस इंक्लूड किस से, तो ये वैक्सीन फिर सेवरल डिजीज़ से मतलब बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिनसे लड़ने के लिए बेनिफिशियल होती है, जैसे कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया है, इन सब चीज़ों में मदद करती है। तो वैक्सीनेशन का किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन बनी थी वो किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of this? ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब हम बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारे हमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। It is essential to protect all children against these diseases necessary. Vaccination are available in the nearby hospitals. Yeah, I already explained it to you that. Now, a worldwide campaign against smallpox is finally led to its एरेडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बीच काफ़ी टाइम पहले स्मॉल पॉक्स की बीमारी चली थी, मतलब बहुत ज़्यादा फैली थी वो, तो वर्ल्ड वाइड में दुनिया में अलग अलग जगह लोगों ने कैंपेनिंग किए थे इसके अगेंस्ट। तो तब जाके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी, जो किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। और इस तरह से बहुत सारे डिजीज़ आई हैं, जैसे पोलियो आया है, पोलियो प्रोग्राम भी चलाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, तो इनके भी वैक्सीन्स बनाई हैं, इनके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन्स बनाई हैं कि जब बच्चा इन्फेंट होता है तो इस तरह की वैक्सीन्स, उसको पोलियो का वैक्सीन देना होता है, स्मॉल पॉक्स का देना होता है, जिससे फ्यूचर में उसको कोई ये सारे इन्फेक्शन या माइक्रोब्स इनकी बॉडी के अंदर ना आ जाए, उनको इन बीमारी से बचाया जाए। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो वैक्सीन्स लार्ज स्केल पे मतलब बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती हैं, किस लिए, ह्यूमंस को और एनिमल्स को तरह तरह की बीमारियों से बचाने के लिए। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अब देखो सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेज इट्स फर्टिलिटी। तो कुछ बैक्टीरिया, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि राइजोबियम के बारे में पढ़ा है कि नाइट्रोजन फिक्सर है, बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन फिक्सर है, जो क्या करता है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि जो एयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या करता है, सॉइल में मिला देता है और नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, और इन माइक्रोब्स को क्या कहते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फिक्सर का ये पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। ये नाइट्रोजन फिक्सर में यहाँ पे दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी,
ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सर दिया है, जैसे पहले क्लास में हमने राइजोबियम पढ़ा था। ओके, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब देखो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करता है। बूझो और पहेली ने ऑब्जर्व किया है कि स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर, हमारा जो उनका जो स्कूल का जो माली है वो मैन्यूर बना रहा है, खाद बना रहा है, अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एंड दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट्स, यानी जो सूखी पत्तियां हैं, जो वेस्ट ऑफ प्लांट्स होता है ना, पत्तियां सूख जाती हैं, झड़ जाती है, उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं। वेजिटेबल, सब्जियों के छिलके वगैरह, फ्रूट्स के छिलके वगैरह अपने आसपास से, अपने घरों से और गार्डन से। दे पुट देम इन अ पिट, वो क्या करते हैं, गड्ढा खोलते हैं और उनको एक गड्ढे में भर देते हैं उस सारे वेस्ट को। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज होके मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाती है। बूझे एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन, तो ये बूझे और पहेली ये जानना चाहते हैं कि वो क्या है, कैसे हुआ है। तो वो किसकी वजह से हुआ है, माइक्रोब्स की वजह से हुआ है। और जिसने क्या किया है, जैसे हम अभी थोड़ी कुछ देर पहले पीछे मैंने आपको पढ़ाया है कि माइक्रोब्स ने क्या किया था कि जो हार्मफुल कंटेंट, जो हार्मफुल वो था, मटेरियल था, उसको क्या किया था, डिकम्पोज करके उसको स्मॉल यूनिट में ब्रेक डाउन करके उसको क्या बना दिया था, हार्मलेस बना दिया था। इसी तरह से वो डिकम्पोज करके मैन्यूर बनाते हैं। ओके, द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के एक्शंस की वजह से होता है, ये माइक्रोब ही की वजह से होता है। एंड द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन, और वो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जब वो क्या हो गया, मैन्यूर बन गया, तो वही न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स को दिया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म matter in the form of decayed plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because of microorganisms decompose dead organism waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. The microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेड एनिमल्स होते हैं, यानी सपोज़ क्या होता है, कोई एनिमल्स मर जाता है, कोई जानवर मर गया कहीं जंगल में, तो क्या होता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसकी जो स्मेल होती है उसको भी क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड करके उस हार्मफुल को, इस स्मेली सब्सटेंस को क्लीन करके किस में कर देते थे, मैन्यूर में, सॉइल में मिक्स कर देते हैं। इसी तरह से वो लीव्स के साथ, लीव्स का भी होता है कि पेड़ से सूखी पत्तियां गिर रही हैं, गिर ही जा रही हैं, तो वो सारी ज़मीन में क्या करती हैं, कूड़ा करके ठीक करती हैं, तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसको डिग्रेड करके मैन्यूर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे सॉइल को क्या करती है, फर्टिलिटी मिलती है। और वही चीज़ क्या होती है, प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद उसको। अब आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा।